हेलो स्टूडेंट। तो आज हम कवर करेंगे लेक्चर 14 सॉलिड स्टेट का। ठीक है, तो आज हम लेक्चर 14 में क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, हम क्या कवर करेंगे? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो कोई भी सॉलिड जो होता है वो तीन तरीके से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो या तो वो पहला वो क्या हो सकता है? कंडक्टर हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? या तो वो इंसुलेटर हो सकता है, या तो तीसरा वो सेमी कंडक्टर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे कंडक्टर कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होता है जो वो सॉलिड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है। ठीक, दूसरा क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिख रखा है एक्सट्रीमली लो कंडक्टिविटी। ऐसा सॉलिड जिसके अंदर कंडक्टिविटी ना के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? इंसुलेटर। ठीक है, इसके अंदर क्यों कंडक्टिविटी लो होती है उसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा आता है हमारा सेमी कंडक्टर। ठीक है, ऐसा सॉलिड जिसके अंदर, ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी मौजूद हो। ठीक है, ऐसा सॉलिड जिसके अंदर कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी मौजूद है उसे क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। अब देखिए, कंडक्टर हमारा दो टाइप से हो सकता है। ठीक है, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब मेटेलिक क्या होता है? मेटेलिक कंडक्टर वो होता है जिसमें जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, उस सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है? वो कंडक्टिविटी शो करता है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। कौन से कंडक्टर होते हैं? वो कंडक्टर जिसके अंदर करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? आयंस की वजह से। करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? आयन की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीन टाइप से, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे रेंज ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी की रेंज किस में होती है? कंडक्टर में। ठीक है, जैसा कि नाम से क्लियर है कंडक्टर, तो इसकी जो रेंज होती है वो 10⁴ टू 10⁷ होती है। ठीक है, ये रेंज याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता भी है। दूसरा क्या होता है फिर? सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर का जो रेंज होता है वो होता है 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻4। ये किसमें होता है? ओम्स पर मीटर। ठीक है, इंसुलेटर। अब इंसुलेटर का जो रेंज होता है वो सबसे कम होता है, इसी वजह से वो क्या होता है? लो कंडक्टिविटी कवर करता है। ठीक है, क्या करता है? लो कंडक्टिविटी कराता है। ठीक है, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज ऑफ कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, 10⁻20 टू 10⁻10। ठीक है, अब हम बैंड थ्योरी ऑफ मेटल के थ्रू जानेंगे कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इंसुलेटर में कंडक्टिविटी लो होती है। तो देखिए, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल क्या कहता है? इन केस ऑफ ए मेटल द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम, ठीक है, are so close in energy that they overlap to form a large number of molecular orbital very close in energy. This set of molecular orbital is called band. अब देखिए, इसने ऐसे इंग्लिश में बोल दिया, अब मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि इन केस ऑफ मेटल, पहली बात तो केस ऑफ मेटल, इसने केवल मेटल को कंसीडर किया है, नॉन मेटल को नहीं कंसीडर किया है। ठीक है, केस ऑफ मेटल होता क्या है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई अगर मैं एटम ले लेता हूँ Li, ये क्या हमारा एक मेटल है। इसके अंदर कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? 1s2 और 2s1। ठीक है, तो इसके वैलेंस सेल में क्या होता है कि जब बहुत सारे बहुत सारे, मान लिया हमने कितने? Ni, ठीक है, क्या करते हैं? उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओवरलैप करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हमारा Li 1 है, यहाँ पे 2 Li हो गए, 3 Li हो गए, 4 Li हो गए, ऐसे करके मैंने 30 Li ले लिए। कितने? Li 30 Li लिए, तो उनका ये देखिए, अब ये देखिए, ये 2s1 है। 2s1 मतलब केवल s, एक s। ठीक है, 2s1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे मानेंगे एक इलेक्ट्रॉन। अब एक Li था, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक, ठीक है, एक बैंड बना। 2 Li था, तो यहाँ पे 2 बैंड बना। ठीक है, ये क्या बन रहा है? अब 2 Li से क्या बन गया? यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बन गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब ऐसे करके 3 Li आए, 3 Li से 3 बैंड बना। ठीक है, 4 Li से 4 बैंड बना, और ऐसे करके जब 30 Li आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे 30 बैंड बन गया। क्या बन गया? 30 बैंड्स। तो इस पूरे को क्या कहते हैं हम लोग? बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड। यही कह रहा है कि दिस सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये क्या है? एक एक को अगर काउंट करेंगे तो ये हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रहा है, और इस पूरे सेट के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? बैंड। क्यों? क्योंकि ये भी एक बैंड है। ठीक है, ये बैंड है। ठीक है, हमारा ये भी बैंड है।
अब ये बैंड ऐसा नहीं कह सकते कि ये बैंड नहीं है, ये भी बैंड है। ये किसका बैंड है? ये हमारे दो मॉलिक्यूलर सेट का बैंड है, ठीक है। इसमें हमारे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रहे हैं, तो ये हमारा, और अगर ये सिंगल है तो सिंगल को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं कहते हैं, इसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें एक एटम है। जब दो एटम हो गए तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो क्या कह रहा था ये कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में, ठीक है, ओवरलैप करते हैं, क्या करते हैं? ओवरलैप, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओवरलैप करते हैं, तो क्या बना देते हैं? बैंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जब बैंड बना तो ये हमारा क्या बन गया? यहाँ पे बैंड, ये कौन सा होता है? यहाँ पे होता है वैलेंस बैंड, ठीक। क्या होता है? वैलेंस बैंड, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, ये यहाँ पे क्या लिखा है? फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो बैगनी वाला है, पर्पल वाला, इसे हम क्या कहेंगे? ये फील्ड ऑर्बिटल है। तो जो फील्ड ऑर्बिटल है वो क्या होगा? वैलेंस बैंड। क्यों हमने आधा फिल क्यों किया है, आधा फिल क्यों नहीं किया है, इसका भी आंसर मैं बता देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे 2s1 है, ठीक है, और s में टोटल जगह कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉनों की फिल होने की, ठीक है। और हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए? 1। तो इस पूरे यहाँ पे वैलेंस, ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? वैलेंस ऑर्बिटल। क्या कह सकते हैं? वैलेंस ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन ये पूरे, अब हमने वैलेंस बैंड क्यों पहले कहा था? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक एटम की नहीं बात हो रही, यहाँ पे 15 एटम्स की बात हो रही, 30 एटम्स की बात हो रही। तो इसलिए ये वैलेंस ऑर्बिटल क्या बन जाता है? वैलेंस बैंड बन जाता है। क्या मैंने बोला था कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सेट बनता है तो क्या बन जाएगा? बैंड बन जाएगा, ठीक है, बैंड बन जाएगा। तो वैसे ही जब वैलेंस ऑर्बिटल्स का सेट बनता है तो उसे क्या कह देते हैं? वैलेंस बैंड कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमने आधा क्यों भर रखा है? क्योंकि इस पे 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ये भी फिल्ड हो जाता है, ये भी कवर हो जाता है, लेकिन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो केवल आधा कवर है। और ये वाला जो जिसमें कवर नहीं है, जिसमें अभी जगह है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? कंडक्शन बैंड। क्या कह देंगे? कंडक्शन बैंड। वैलेंस ऑर्बिटल में वो जगह जो अभी खाली है, जहां पे इलेक्ट्रॉन अभी भरा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड। और जिसमें पहले से भरा हुआ है उसे क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने वही लिख रखा है, द बैंड फॉर्म बाय द लोअर एनर्जी वैलेंस ऑर्बिटल इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है। एंड द बैंड फॉर्म बाय द स्लाइटली हायर एनर्जी वैलेंस ऑर्बिटल इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ऑन अप्लाइंग करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बॉन्ड, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये बॉन्ड था, ठीक है। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब जब हम इसमें करंट पास आउट कराएंगे तो क्या होगा? ये देखिए यहाँ पे हो गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ठीक है, सपोज कर लिया हमने। तो जब हम यहाँ से करंट पास आउट कराए तो क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तभी तो यहाँ पे क्या होगा? करंट फ्लो हो पाएगा, ठीक है, करंट फ्लो हो पाएगा, ठीक है। तो करंट देने पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस बॉन्ड से कहाँ चला जाता है? कंडक्शन बॉन्ड में। इसी वजह से हमारा जो कंडक्टर होता है उसमें कंडक्टिविटी होती है। अब देखिए इंसुलेटर में क्यों नहीं होता, ये इस फिगर से कंफर्म करेंगे। अब देखिए हमारा जो पहला फिगर है, यहाँ पे पहला फिगर क्या दिखा रहा है? कंडक्टर। कंडक्टर में हमारे पास गैप नहीं होता। क्या नहीं होता? बैंड में गैप नहीं होता। देखिए ये हमारा जो ब्लू वाला है वो क्या? कंडक्शन बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड। और ये जो रेड वाला है वो क्या है? वैलेंस बैंड, ठीक है। अब देखिए वैलेंस बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। उसमें जब हमने अप्लाई किया करंट को, ठीक है, अब करंट को अप्लाई किया मतलब पोटेंशियल दिया, तो हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आने की वजह से क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? कंडक्टिविटी हो गई। क्या हो गई? कंडक्टिविटी हो गई, ठीक है। अब देख क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसमें गैप नहीं था, तो इजिली इलेक्ट्रॉन यहाँ से, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे में क्या हुआ? सेमीकंडक्टर में क्या हुआ? थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे क्या है? गैप है, ठीक है, गैप। यहाँ क्या लिखा है? नैरो बैंड गैप, मतलब हल्का सा गैप है। तो इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा हमें पोटेंशियल देना पड़ रहा है, क्या? वैलेंस बैंड से हमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को ले जाने में, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी हमारा यहाँ पे कंडक्टिविटी होती है और कभी कभी नहीं होती। तो जितना ज्यादा हम पोटेंशियल देंगे उतना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा और उसी हिसाब से हमारा कंडक्टिविटी अप्लाइड होगा, ठीक है। और इसमें देखिए, अब इसमें इतना ज्यादा दूरी होने की वजह से वैलेंस बॉन्ड, इसमें क्या है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लॉन्ग गैप होने की वजह से, ठीक है, लॉन्ग गैप होने की वजह से क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन कितनी भी कोशिश कर लें कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप होता है, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल देना पड़ेगा तब जाके, उसके बाद भी शायद ना हो,
ठीक है। इस वजह से जो कंडक्शन बैंड होता है वो खाली रह जाता है और यहाँ पे ये कंडक्टिविटी इसकी लो होती है, या कह सकते हैं नो कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग इंसुलेटर। इसी वजह से जो इंसुलेटर होता है उसमें कंडक्टिविटी लो होती है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि लार्ज गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बॉन्ड बैंड, तो उसे इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर ठीक है, ये हमें इंसुलेटर कहते हैं। और अगर नैरो गैप है तो उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, और अगर नो गैप है तो कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब हम फोकस करेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करें, ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, पहले हम मेटल पे फोकस करेंगे। ठीक है, किस पे, मेटल। मेटल मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कंडक्टर की बात की जा रही है। तो जो मेटल होता है वो डिक्रीज, देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मेटल की होती है वो डिक्रीज करती है इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, देखिए अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, घटती है मेटल की। रीजन क्या है, क्योंकि जब हम हीट करते हैं तो जो हमारे पॉजिटिव आयन है मेटल के वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और क्या अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं, और क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, ठीक है, होता क्या है कि जब हम लोग जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो ठीक है यहाँ पे जिगजैग मोशन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जिगजैग मोशन। ठीक है, जिगजैग मोशन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर उधर जाने लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनों के बीच है वो मोशन, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वहां पे हिंड्रेंस हो जाता है। ठीक है, हिंड्रेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है, रेजिस्टेंस, विरोध करना। ठीक है, हिंड्रेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर की है वो क्या होती है, वो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए मेटल के केस में क्या हो रहा है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और जब सेमी कंडक्टर में हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे ऊपर फिगर में हमने क्या दिखाया था, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा किसमें, कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है वो और तेज होती है, उसके अंदर और थर्मल एनर्जी आती है। क्या आ जाती है, थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी आ जाती है। ठीक, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर थर्मल एनर्जी ज्यादा आती है वो क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड में मूव करना शुरू कर देते हैं, तो इससे कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। तो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो कुछ भी नहीं है, सिंपल से जो सेमीकंडक्टर जैसे SI हो गए और GE हो गए, ऐसे सेमीकंडक्टर को जो प्योर होते हैं, ठीक है, जो सिंपल टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से या प्रेशर को घटाने बढ़ाने से क्या होते हैं, वो कंडक्टिविटी शो कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, जब हम इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं कि अब देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट्रिंसिक, ठीक है, प्लस डोपिंग इज इक्वल टू एक्सट्रेंसिव। ठीक है, तो इंट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक में होता है वो सेमीकंडक्टर जो सिंपल से सेमीकंडक्टर होते हैं, जिसे आप जानते हैं SI हो गया, GE हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर आपको उतना ज्यादा सेमीकंडक्टर का जो, ये देखिए अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि पहले ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे हम 0 डिग्री से इसको एबव ले जाते हैं वो क्या हो जाता है, सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। तो ज्यादा कंडक्टिविटी में डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन जब आप डोपिंग करा देते हैं, इम्प्योरिटी ले आते हैं, ठीक है, तो इसमें अच्छा खासा सिग्निफिकेंट कंडक्टिविटी देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस वजह से हम एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का यूज, ठीक है, डेली लाइफ में ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था टोटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर 3 टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स। ठीक है, फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं, और फिर वो करंट अप्लाई करने पे कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, ठीक, हमारा फिर हमने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पहले देखा कि मेटल को जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी घटती है, और
सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, अब हम आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्यों होता है, ये हमने पहले लाइन में लिख रखा है। ये इट अराइज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में अपने क्या होता है, रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, रोटेट कर रहा होता है और एक और काम कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, जैसे जो हमारा अर्थ है वो अपने एक्सिस पे क्या होता है, रोटेट भी कर रहा होता है और सन के अराउंड रिवोल्यूशन भी कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन की वजह से क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितने टाइप की वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट करता है और उनके बेसिस पे, ठीक है, उनके बेसिस पे हम सब्सटेंस को कैसे सब डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस विच वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो वीकली रिपेल्ड होते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, प्रतिकर्षण आ जाता है, मीन्स रिपल्शन आ जाता है। क्या आ जाता है, रिपल्शन। ठीक है, ऐसे जिसमें वो वीकली रिपेल्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जाने से जो सब्सटेंस वीकली रिपेल्ड हो उन्हें क्या कहेंगे हम, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्यों रिपेल्ड होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं होते। ठीक है, देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रेजेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट। तो इसमें ऐसा क्यों होता है, क्यों जो सब्सटेंस होते हैं वो वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा Zn हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये होता है 3d10। ठीक, और क्या हो गया, हमारा बेरिलियम हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है 2s2। ठीक है, अब आते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे। तो ये क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं, अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का हो गया। तीसरा आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे डोमेन को। ठीक है, डोमेन। तो अब यहाँ पे इसको देखने के लिए सबसे पहले हम फिगर पे ध्यान देते हैं। तो हमारा पहला आता है फेरोमैग्नेटिक। अब ये देखिए पहला फिगर हमारा किस पे है, फेरोमैग्नेटिक। तो इसमें क्या होता है कि सारे जो इसे देखिए, इसे हम कहते हैं क्या, डोमेन। डोमेन मतलब क्या होता है, द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन अलाइंग। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इट अलाइंग। ठीक है, तो वह डायरेक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन अलाइंग हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम डोमेन। तो डोमेन जो होता है वो क्या होता है, इसमें फेरोमैग्नेटिक में डोमेन सारे किसमें होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके देख पा रहे हैं फिगर में, सारे किसमें होते हैं, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इसमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ परमानेंट मैग्नेट, क्यों, क्योंकि सारे ही एक डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होते हैं, परमानेंट, ये बहुत ही हाईली क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। ये मैग्नेटिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं, मैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद बोला है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस विच आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस लार्ज मैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डोमेन बट एक्चुअली हैव स्मॉल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अब देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक सब्सटेंस, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं, ऐसा लगता है कि ये लार्ज मैग्नेटिज्म शो करेंगे, बट क्या होता है, इनके डोमेन जो होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, स्मॉल नेट मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब देखिए ये जो हमारा फेरीमैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ डोमेन जो होते हैं, कुछ डोमेन क्या होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं। किसमें होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइंग होते हैं। किसमें होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइंग होते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इनका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कुछ जो डोमेन होते हैं वो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इनका जो नेट
मैग्नेटिक मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक, अगला क्या है, अगला हमारा है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है, इसमें लिखा है कि सब्सटेंस विच आर एक्सपेक्टेड टू शो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट डोमेन बट एक्चुअली हैव नेट जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक शो करना चाहिए, ठीक है, बट इनके डोमेन की वजह से क्या होता है, ये नेट जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, अलाइंग ऐसे होते हैं जैसे लगता है कि फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक शो करेगा, बट शो कैसे कर देते हैं, शो हमारे करते हैं नेट जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अलाइनमेंट होती है वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होती है। किस में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक अगर लेफ्ट है तो एक अगर अप है तो दूसरा क्या हो जाता है, डाउन। ठीक है, तो इस वजह से जो एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है उसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है वो कितना आता है, नेट जीरो आता है, मतलब जीरो आता है। ठीक है, कि सब आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 15। थैंक यू।